हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 11 ऑफ CUET MCQ सीरीज फॉर अकाउंट सब्जेक्ट। आज के इस क्वेश्चन में हम रफली 29 क्वेश्चंस करेंगे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से बिलोंग करते हैं और ये हमारी CUET MCQ सीरीज की लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से बिलोंग करता है। हमें एक असर्शन बेयर किया और एक रीजन गिवन है। आपको दोनों पढ़ के ये चीज बतानी है कि क्या दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और दूसरा जो रीजन है क्या वो असर्शन का ही रीजन है या नहीं। असर्शन क्या गिवन है? The statement that provides the details about the inflow and outflow of the cash transaction during a certain timeline is called a cash flow statement. जो स्टेटमेंट आपको कैश के आने का और जाने की इंफॉर्मेशन देती है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या बताता है? द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी और अ फर्म। और ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो बेसिकली असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज इनकरेक्ट। तो हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वो भी असर्शन और रीजन बेस्ड है। असर्शन क्या गिवन है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज द की इंडिकेटर ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट्स ऑफ अ कंपनी। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या वो आपको एक्सपेंडिचर और पेमेंट की इंफॉर्मेशन देता है? द आंसर इज नो। रीजन क्या बता रखा उन्होंने? रीजन ये है कि इट एड इन वाइल टेकिंग फ्यूचर मेजर्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम ये बता सकते हैं कि कंपनी का कैश कितना जनरेट हो रहा है जो कि कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। सो दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट है। सो वी विल चूज ऑप्शन नंबर डी। ए इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दो कॉलम गिवन है, कॉलम 1 और कॉलम 2। आपको इनके आइटम्स को मैच करना है। कॉलम 1 के अंदर है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके कहां पे आते हैं? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक्स, दे आर अ कैश इक्विवेलेंट। फिर आता है परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये क्या है? हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देन वी हैव इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स आर व्हाट? दे आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड जो बच गया ऑफिस एक्सपेंसेस, दे आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो व्हाट इज द करेक्ट मैचिंग सीक्वेंस? फर्स्ट का बी है, सेकंड का ए है, थर्ड का डी है और फोर्थ का सी है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which of the following is a cash flow from operating activity? आपको कुछ एक्टिविटीज बता रखी हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से ऑपरेटिंग कौन कौन सी है। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स या कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। नाउ जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है वो क्या होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो बाय डिफॉल्ट कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स सबसे ऊपर देते हैं, जो हमारी इनकम है ऑपरेटिंग इनकम है, सो वो हमारी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। While calculating cash flow from operating activities, which of following will be deducted? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालते समय इनमें से कौन सी चीज को आप डिडक्ट करेंगे? आपको उन्होंने ट्रीटमेंट ऑलरेडी बता रखी है, आपको आइटम चूज करना है। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल या डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। दिस इज पर्टिकुलरली दे आर आस्किंग कि जो करंट असेट और करंट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट होती है आपको वो बताना है। सो जैसा कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अंदर पढ़ा है, इंक्रीज इन करंट एसेट हो या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो, आई एम रिपीटिंग, करंट एसेट का बढ़ना हो या करंट लायबिलिटी का डिक्रीज होना हो, वो हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय डिडक्ट किए जाते हैं। तो इसमें से हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल जो है, दैट इज करंट एसेट जो है, वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसको हम डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बैलेंस शीट का एक स्ट्राइक गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओपनिंग बैलेंस भी 28,000 है, क्लोजिंग बैलेंस भी 28,000 है। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम 2020 के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो कि उन्होंने हमसे पूछा भी है, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे कि ये हमारा है प्रोविजन, और इसको हम क्या मान के चलेंगे कि ये करंट ईयर में आके क्या हुआ है? पे हुआ है। नाउ द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इज हाउ मच अमाउंट विल बी यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम क्या दिखाएंगे कि भाई इस साल का 2019 का जो प्रोविजन था टैक्सेशन का, वो हमने करंट ईयर में आके पे किया होगा। सो वो पेमेंट जो है आउटफ्लो बन जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी। Outflow of 28,000 will be shown in the operating activity as income tax paid. Question number 7. Which of the following is not an investing cash flow? इसमें से कौन सा इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो नहीं है? Purchase of marketable securities for 25,000 cash, sale of land for 28,000 each, sale of 2,500 shares held as investment, and purchase of equipments of 500. अच्छा, अब परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि क्या है? जो कि हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको कैश इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है। तो ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप परचेज कर रहे हैं, ये हमारा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के अंदर नहीं आता।
नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? जो परचेज और सेल से रिलेटेड होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स की या फिक्स एसेट की, जैसे कि मशीनरी है या फर्नीचर है। तो उस केस में जो हमें इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ट्रीट नहीं करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दे आर नॉट माई इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। वो हम क्या है, वो हमारे लिए कैश इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, फिक्स एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस है 46,700, क्लोजिंग बैलेंस है 83,000। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट फॉर द ईयर इज 14,700। ड्यूरिंग द ईयर आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? 14,700। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप कितना कैश दिखाएंगे? इस क्वेश्चन के अंदर इट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट क्रिएट अ फिक्स एसेट का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमें कितना गिवन है? 46,700 का। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है हमें? 83,000 का। नो, हमें पता है कि इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे क्रेडिट हो गए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या निकल कर आएगी? डेबिट साइड में निकल कर आएगी 51,000, और ये क्या दिखाती है? परचेज। 51,000 का आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है। परचेज करना मतलब आउटफ्लो होना। सो आउटफ्लो ऑफ 51,000, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Alex Limited engaged in the business of retailing of two-wheelers, invested 50 lakh in the shares of a manufacturing company. Dividend received on this investment will be. अब एलेक्स लिमिटेड का आपको काम क्या दे रखा है भाई? उसका काम है टू व्हीलर्स बनाना, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह बनाना। उसके पास 50 लाख रुपए का जो सरप्लस था, वो सरप्लस उसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, वहां से उसको क्या मिल रहा है? पैसा इन्वेस्ट करना एलेक्स लिमिटेड का मेन बिजनेस नहीं है। तो जो भी कैश फ्लो यहां से जनरेट होगा वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर विल परचेज ऑफ गुडविल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? अब गुडविल क्या होती है? गुडविल भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट है। तो ऑप्शन नंबर बी, इट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू डील इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? अब आप देख रहे हैं आपके पास बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट बढ़ गया। तो वो बढ़ना, इसका मतलब पैसा आ रहा है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, इशू ऑफ शेयर्स के साथ। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। If 6% preference share capital 2 lakh were redeemed at a premium of 5%, while preparing cash flow statement, its effect on cash flow will be. आपने 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है। अब रिडेम्पशन के अंदर आपको अमाउंट भी पता होना चाहिए। 2 लाख तो आप रिडीम करोगे करोगे क्योंकि ये तो फेस वैल्यू का था, ये तो नॉमिनल वैल्यू थी। प्लस आपने 5% प्रीमियम दिया है। तो 2 लाख का 5% कितना आता है? इट कम्स आउट टू बी 10,000। तो 2 लाख तो आपने रिडीम किया, प्लस आपने 10,000 का प्रीमियम भी पे किया। तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना है? 2,10,000 रुपीज का। Now, redemption of preference share is what? It is again, it's a financing activity. Cash used in financing activity. आपको बड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि उन्होंने फ्लो भी बता रखा है, यूज भी बता रखा है। तो जब हमारे पास ऑप्शन है कि भाई आउटफ्लो दिखाने का, तो हम आउटफ्लो बताएंगे ना। तो दिस इज कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वही कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है, आपको मैच करना है। सबसे पहले है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टमेंट सेल करती है तो उसके लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर है बी, अंडर राइटिंग कमीशन पेड। अंडर राइटिंग कमीशन पे करना क्या है? जब आप इक्विटी शेयर्स वगैरह, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह इशू करते हैं। अगर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ये भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो अंडर राइटिंग कमीशन पेड क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर आता है ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड। आप ट्रेड वगैरह करते हैं, आपको उसकी कमीशन मिली है, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट? दिस इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो थर्ड का क्या है? डी। और फाइनली मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? दीज आर माय कैश इक्विवेलेंट्स। सो व्हाट इज द सीक्वेंस? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। सो करेक्ट सीक्वेंस इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन है और रीजन है। असर्शन क्या बताता है? अर्थक्वेक और थेफ्ट आर कंसीडर्ड एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। बिल्कुल सही बात है। जो भी हमें अर्थक्वेक वगैरह से या चोरी से नुकसान हुआ है वो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अंदर आता है। तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या बता रखी है उन्होंने? रीजन क्या बता रखा है? दे आर डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। बिल्कुल सही है, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली दिखाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, क्या ये रीजन असर्शन को जस्टिफाई करता है? द आंसर इज यस। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक फिक्स्ड एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 की थी, आपने उसको 78,000 में परचेज किया है। देन व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी, आप कैश फ्लो कितना दिखाएंगे? पहली बात, दिस इज व्हाट, दिस इज माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरी बात, जितने का मुझे कैश पे इफेक्ट पड़ा है मैं तो उतना ही दिखाऊंगा ना, तो दिस इज माय कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 78,000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Insurance claim received by Albert Company Limited of 5 lakh for loss of machinery due to theft will be recorded in cash flow statement in which of the following manner? ध्यान से देखिएगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है 5 लाख रुपए का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को आप क्या दिखाते हैं? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर से माइनस करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सब्ट्रैक्टेड। तो आइदर बी और आइदर डी। बी के ऑप्शन कह रहा है भाई ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को माइनस कर दो टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो, ऐसा नहीं होता। It is subtracted under operating activity as extraordinary item and inflow under investing activity, क्योंकि पैसा तो आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स। आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है ऑफिस इक्विपमेंट का 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख रुपीस। ड्यूरिंग द ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 40,000, नए ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किए हैं 30,000 के। पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट जो आपने बेचा है उसको आपने प्रॉफिट पे बेचा है 12,000 रुपए का। यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेल्स। इट्स वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, आपने एक ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है 3 लाख रुपीस का, वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीस। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने राइट डाउन कर लिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है 40,000, वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉलोड बाय आपने नया कितना ऑफिस आपने परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 रुपीस का। नाउ अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो दैट शुड गिव यू द टोटल अमाउंट। आपने अच्छा, और आपने प्रॉफिट कितने का किया है 12,000 रुपए का, तो ये प्रॉफिट भी आप क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो सिंपली हमने क्या किया, 3 लाख के अंदर से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। ऐड क्या कर दिया हमने, जो नया फर्नीचर जो नया ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है 30,000 का, और जो हमें 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो कितनी आ जाएगी, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, जो कि आती है 1,02,000 रुपए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अगेन आपको मशीनरी का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है 1,20,000। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट जो कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। नाउ ओनली दिस मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन, देयर इज नो सेलिंग इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे भी हमारा सिंपल सीधा अकाउंट बन जाएगा। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 522,500, वी हैव डेप्रिसिएशन ऑफ 1,20,000 एंड वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 837,500। तो जो भी हमारे पास फिगर आएगी वो डेबिट साइड में आएगी, और वो कितनी आती है 4,35,000 की आपने नई मशीनरी परचेज करी है। तो परचेज करने का मतलब क्या है, इट्स एन आउटफ्लो। सो करेक्ट आंसर इज outflow of 4,35,000, that is option number D. Let's come to question number 19. Which of the following transaction will not result in flow of cash? Basically आपने नॉन कैश का आइटम बताना है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पैसा आता है, परचेज ऑफ मशीनरी यहां से भी पैसा आता है, रिडेम्पशन ऑफ 9% डिवेंचर्स यहाँ पे पैसा जाता है। तो ए बी और सी सब में मेरा कैश फ्लो हो रहा है, कोई कैश इनफ्लो है कोई कैश आउटफ्लो है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 15,000। नाउ दिस इज नॉट अ कैश फ्लो, मैंने एक जेब से निकाल के पैसा दूसरी जेब में डाल दिया। सो दिस इज माय नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर 12% डिबेंचर्स। ओपनिंग बैलेंस है 87,500 और ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ डिबेंचर इशू करे हैं, तो हमारे पास नया बैलेंस कितना आ गया 1,12,500। अब उन्होंने आपको बता दिया है कि भाई 25,000 जो डिबेंचर्स हमने नए इशू करे हैं वो 31 मार्च को इशू करे हैं, तो इनके ऊपर तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। जो बचे हुए डिबेंचर्स हैं जो हमने ओपनिंग बैलेंस के अंदर देख रहे हैं, वो आप 2 बार इंटरेस्ट पे करते हो, कितना कितना 31 मार्च को और 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो चाहे कभी भी पे करो, पे तो आप 12% ही करोगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या निकालोगे 87,500 का 12%, विच कम्स आउट टू बी 10,500। तो ये 10,500 क्या है, ये हमारा आउटफ्लो बनता है डिबेंचर को पे करने का। लेकिन उन्होंने आपसे क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो सिर्फ 10,500 अगर आप दिखा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आपके पास 25,000 रुपए का कैश आ भी तो रहा है जो आपने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं। तो नेट अमाउंट आप कितना दिखाओगे, द नेट अमाउंट विल बी 14,500 का इनफ्लो। सो इनफ्लो ऑफ 14,500, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21। X Limited has a balance in provision for tax account of 50,000 and 75,000 as on 31st March 2019 and 20. Provision for tax का opening और closing balance आपको given है। It made a provision of tax during the year 65,000.
करंट ईयर में नया प्रोविजन कितना बना है 65,000 का। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज, आपने क्या बताना है कि ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे कितना किया गया है। इट्स अगेन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 50,000 रुपीज का, क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने हमें बता रखा है 75,000 रुपीज का। अब जो नया प्रोविजन बना है वो कहाँ पे आएगा 65,000 विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो जो भी आप बैलेंस यहाँ पे निकालेंगे वो बैलेंस किसका होगा पेमेंट का होगा। दैट इज 50,000 प्लस 65,000 माइनस 75,000 which gives us 40,000 की balancing figure. So this 40,000 is the amount of tax paid during the year. So option number C is the correct answer. Question number 22 पे आते हैं. While preparing cash flow statement, non-cash item and non-operating items are not required to be adjusted under. Non-operating और non-cash item आप कहाँ पे adjust नहीं करते? Indirect method, residual method, direct method या none of these. So direct method is one of the accounting treatment used to generate a cash flow statement. ये हमें पता ही है. Now the statement of cash flow direct method uses एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशन, ये भी हमें पता है. डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंपली कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को ट्रैक करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट मेथड. क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. डेप्रिसिएशन हमें पता है नॉन कैश एक्सपेंस है, सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. What does cash flow statement depicts? Cash flow statement क्या दिखाता है? We know this very well. It's inflow and outflow of cash and cash equivalent. That is option number C is the correct answer. Question number 25. Which accounting standard is followed while preparing cash flow statement? AS3 revised. ये आप याद कर लीजिए. Accounting standard 3 है cash flow statement का. Question number 26 से 29 case study base है, तो एक बार case study पढ़ लेते हैं. Radha studied from NIT and started her startup in 2020 with the name Rex Limited. The profit of Rex Limited in the year 2021 and 22 after appropriation was 30 lakh rupees. This profit was calculated by taking into consideration, क्या क्या consideration में लिया गया है, gain on sale of fixed tangible asset, goodwill written off, transfer to general reserve and provision for taxation. इसके अलावा उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन बता रखी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बता रखे हैं, इन्वेंट्री का, ट्रेड पेबल का और ट्रेड रिसीवेबल का. द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी. टैक्स से पहले आपका प्रॉफिट कितना था. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कितना गिवन है 30 लाख रुपीस का. अब इस 30 लाख के अंदर सबसे पहले हम क्या ऐड कर देंगे, ऐड कर दो जो भी आपने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में विच इज 8,50,000 रुपीस यहाँ पे गिवन है. उसके बाद जो भी आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया है विच इज 4,37,500. दोस्तों आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है 42,87,500. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस विल बी. अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी निकाल दिया है 42,87,500 का. इसके अंदर से हम क्या क्या माइनस कर देंगे, जो भी हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है. सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करी है, गुडविल राइट ऑफ करिए तो प्रॉफिट कम किया होगा उसको ऐड बैक कर दो विच इज 8 लाख रुपीज की जो हमने गुडविल राइट ऑफ करी है. उसके बाद जो हमारे पास गेन हुआ है टेंजेबल एसेट को बेचकर, वो गेन ऐड हो रखा होगा उसको हमने माइनस करना है विच कम्स आउट टू बी 13 लाख रुपीज. तो इन दोनों एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 37,87,500. So correct option is option number D. Question number 28. Cash from operating activity before tax will be. टैक्स से पहले आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा. नाउ हमने ऑलरेडी कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमने कितना निकाल लिया 37,87,500. इसके अंदर हम क्या चेंज कर देंगे, जो भी हमारे पास केस स्टडी के अंदर करंट लायबिलिटीज करंट एसेट का डेटा गिवन है. तो इनको देखिए क्या पता लगता है, सबसे पहले ट्रेड पेबल इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे 1 लाख रुपीज के. प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ते हैं तो माइनस होते हैं, तो 1,50,000 विल बी रिड्यूस्ड. उसके बाद इन्वेंट्री भी बढ़ रही है तो वो भी करंट एसेट है, वो भी माइनस होगी इंक्रीज होने पे. और ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल भी क्या है करंट एसेट है, बढ़ते हैं तो माइनस होते हैं 1 लाख रुपीज के. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स कितना आता है 35,07,500. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. फाइनल क्वेश्चन क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी. अब जो भी आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स निकाला है तो ये कितना आता है 35,07,500. इसमें से आप टैक्स माइनस कर दीजिए, लेकिन क्योंकि टैक्स नहीं गिवन तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स ही माइनस करेंगे, वही मान के चलेंगे भाई उतनी ही पेमेंट करी होगी, तो विच कम्स आउट टू बी 30,70,000. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. This ends our part 11 of CUET MCQ series for subject accounts. I hope आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी. आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके बाकी सारी पुरानी पार्ट्स को भी चेक कर सकते हैं जो कि आपको CUET के MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.